मेट्रो जर्नी। आज हम अपना हिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि एफकेट में देखो इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेरा सीधा सा आइडिया ये है कि आपका मोस्ट टॉपिक में कंप्लीट करा सकूँ। देखो तो मैं हिस्ट्री स्टार्ट कर रहा हूँ। हिस्ट्री में सबसे पहले हम दिल्ली सल्तनत से स्टार्ट करें क्योंकि दिल्ली सल्तनत से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं अपना। इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, जो पढ़ाऊंगा इसी से आपके क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले आता है कि दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड क्या है। तो हमें पता होना चाहिए कि दिल्ली सल्तनत का जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड से आपके क्वेश्चन पीछे जाते हैं। वो क्या है कि 1206 से लेके 1526 तक है, ठीक है। यानी कि 1206 से लेके 1526 तक हमारा टाइम पीरियड दिल्ली सल्तनत का चला है। इसके बाद दिल्ली सल्तनत खत्म हो गई थी, ठीक है। अब दिल्ली सल्तनत की पूरी कहानी पढ़े सुनेंगे, मैं स्टोरी बोलता जाऊंगा, उसको अपने दिमाग में आप सेव करते जाना। देखो सबसे पहला आता है कि दिल्ली सल्तनत के अंदर हमें पढ़ना क्या है। तो हमें पता होना चाहिए दिल्ली सल्तनत के अंदर 5 डायनेस्टी रही है। कौन कौन सी डायनेस्टी रही है, उनका टाइम पीरियड क्या रहा था, वो हमें याद करना है। तो सबसे पहले देखो दिल्ली सल्तनत आती है। दिल्ली सल्तनत मैंने बता दिया आपको 1206 से लेकर 1526 तक है। अब 5 सल्तनत इसमें कौन कौन सी है। तो सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी आई थी। स्लेव डायनेस्टी कैसे आई थी ये भी हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद खिलजी डायनेस्टी आई, फिर तुगलक डायनेस्टी आई, फिर सैयद डायनेस्टी आई, फिर आई हमारी लोधी डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी का जो आपका टाइम पीरियड है वो 1206 से लेकर 1290 तक रहा है, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं कि खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी 1290 से लेकर 1320 तक रही है। अगर आप देखें तो इसको याद रखें, या इससे भी क्वेश्चन बन जाता है कि दिल्ली सल्तनत की सबसे छोटी डायनेस्टी कौन सी रही है जिसने सबसे कम पीरियड राज किया है। तो वो आपकी खिलजी थी, ठीक है, शॉर्ट टाइम पीरियड। उसके बाद तुगलक। तुगलक डायनेस्टी आपकी 1320 से लेकर 1414 तक रही है। यानी कि तुगलक डायनेस्टी आपकी वो डायनेस्टी है जिसने सबसे ज़्यादा समय तक राज किया है, ठीक है। ये लार्जेस्ट टाइम पीरियड है इसका। सैयद डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी में ऐसा कुछ खास नहीं है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने के लिए जो हम पढ़ेंगे। उसके बाद लास्ट डायनेस्टी जो आती है दिल्ली सल्तनत में आती है लोधी डायनेस्टी। उसके बाद इसका लास्ट रूलर इब्राहिम लोधी है। उसके बाद मुगलर का इन्वर्जन हो जाता है, ठीक है, और इब्राहिम लोधी दिल्ली सल्तनत की कहानी खत्म हो जाती है। एक चीज और याद रखेंगे, दिल्ली सल्तनत में जितने भी किंग बैठे हैं उन सबको सुल्तान से सम्मानित किया गया है। अब ये सुल्तान, और अगर मुगल डायनेस्टी पढ़ोगे तो उसमें बादशाह आएंगे। तो उसका मतलब क्या है, ये कुछ नहीं है, ये उनके यहाँ जैसे अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग वर्ड्स का एक अलग प्रोनाउंसिएशन होता है, उसी तरीके से दिल्ली सल्तनत में सब ज़्यादातर तुर्किश थे। तो वहाँ से ही वहाँ के लोगों को सुल्तान, यानी कि अफगानिस्तान थे वहाँ तो सुल्तान की सुल्तान से सम्मान किया जाता है, जो इसलिए सुल्तान है यहाँ पे सबके सब। अब देखो सबसे पहले आज की क्लास में क्या पढ़ने जा रहे हैं। आज की क्लास में हम दिल्ली सल्तनत में स्लेव डायनेस्टी हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। अगली उसमें हम खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी, ये सब एक एक करके 5 क्लास में आपका पूरा खत्म कर देंगे। यानी कि 20 से 25 मिनट की एक एक क्लास, और इससे बाहर कुछ नहीं। अब देखो बिना टाइम पीरियड वेस्ट करें, हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्लेव डायनेस्टी अपनी दिल्ली सल्तनत में। तो देखो फिर से वही बात आती है कि स्लेव डायनेस्टी का टाइम पीरियड बार बार बोल रहा हूँ, याद कर लेना। टाइम पीरियड से डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कई बार। तो टाइम पीरियड आपका क्या है, 1206 से लेके 1290 तक, ठीक है हमारा। अब बात करते हैं इसका फाउंडर क्या है, इसकी स्थापना कैसे हुई, क्या क्या हुआ। तो देखो सबसे पहले बात आती है कि इसके फाउंडर कौन है। तो इसके फाउंडर है आपके कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन है इसके फाउंडर आपके, कुतुबुद्दीन ऐबक। स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर कुतुबुद्दीन ऐबक है। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन थे, कहाँ से आए थे, क्या। तो देखो मोहम्मद गोरी का आपने नाम सुना होगा। मोहम्मद गोरी के 4 स्लेव्स थे, खास स्लेव्स। उनमें से एक कुतुबुद्दीन ऐबक थे, और कुतुबुद्दीन ऐबक उन स्लेव में सबसे वफादार, सबसे ईमानदार थे। तो मोहम्मद गोरी ने उनको अपना दामाद बना लिया था, क्योंकि उसको पावर बढ़ानी थी अपनी। तो उसने उनको दामाद बना लिया, और जब दामाद बना लिया तो यानी कि उनको पावर देनी है। तो उनको जब वो मोहम्मद गोरी यहाँ दिल्ली में राज कर रहा था, आपको पृथ्वीराज थर्ड को किल करने के बाद, तो फिर उसने ऐबक से कहा अब तुम इसको संभालो, दिल्ली में मेरे सुल्तान की गद्दी में बैठो, पर इसको तुम अब अपने हिसाब से, क्योंकि कुल मिला के जो ये लोग थे आपके मोहम्मद गोरी, गजनवी है, इन सबका एक ही मोटिव था, इस्लाम को, यानी कि धर्म जो है धर्म को बढ़ावा देने के लिए। तो कहा आप धर्म को बढ़ावा दो और यहाँ पे इसको रूल करो, मैं जा रहा हूँ वापस अपने यहाँ। तो वो अपने यहाँ वापस चला गए थे।
तो यहाँ ये कुतुबुद्दीन ऐबक कुल मिला के स्लेव थे, इसीलिए इस डायनेस्टी का नाम स्लेव डायनेस्टी रखा गया, क्योंकि इसमें जिसने भी रूल किया है वो सब स्लेव थे। ठीक है, याद रखना कि स्लेव डायनेस्टी को स्लेव डायनेस्टी क्यों कहा जाता है, अगर पूछे, क्योंकि इसमें जितने भी रूलर्स थे वो सब किसी न किसी के स्लेव थे। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक आपका स्लेव होगा मोहम्मद गोरी के। ठीक है, तो इन्होंने क्या काम किया, इनको जब कहा तो इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से इसको काम किया। कैसे, इन्होंने कुतुब मीनार इन्होंने स्टार्ट की। ठीक है, इस्लाम का स्टार्ट किया इन्होंने, नमाज क्या बोलते हैं, नमाज पढ़ने के लिए मस्जिदें बनवानी इन्होंने स्टार्ट की। तो इस तरीके से है। तो फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी जो कहा जाता है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। और कोई पूछे इन्होंने अपनी कैपिटल कहाँ रखी थी, इन्होंने अपनी कैपिटल लाहौर में रखी थी, दिल्ली अभी तक नहीं आई थी। दिल्ली सल्तनत है बट दिल्ली अभी नहीं आई कैपिटल, अभी कैपिटल आपकी चल रही है लाहौर। ठीक है, दूसरी चीज आती है यहाँ पे कि कुतुबुद्दीन ऐबक कितने साल तक राज किया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक सिर्फ 4 साल तक राज कर पाए, यानी कि 1206 से लेके आपके 1210 तक। अब पूछे सिर्फ 4 साल ही क्यों, क्योंकि उसके बाद 1210 में इनकी मौत हो गई थी। अब कैसे हुई थी वो भी आगे हम समझेंगे। तो 4 साल में इन्होंने बहुत कुछ किया। क्या क्या किया, सबसे पहले 4 साल में इन्होंने कैपिटल लाहौर बना ली, फाउंडर को, ठीक है, फाउंडर हो गए। अब उसके बाद इन्होंने और क्या क्या किया, तो देखो हम जानते हैं, क्या क्या जानते हैं। सबसे पहले तो हम ये जाने कि इनको टाइटल क्या क्या मिले थे। तो इनको टाइटल की बात करें तो ये जो है बहुत दयालु थे, यानी कि ये जो जीत के लाते थे लाखों लाखों रुपए ऐसे ही दान कर देते थे अपनी जनता में। तो इनको लाल बख्श, ठीक है, लाख बख्श के नाम से जाना गया, टाइटल लाल बख्श। ठीक है, ये हाथियों का दान भी बहुत करते थे, तो इनको पील बख्श भी कहा गया। ठीक है, इनको हातिम के नाम से भी सम्मानित किया गया। तो याद रखना है, टाइटल पूछ लेते हैं कि लक बख्श किसको कहा जाता है, पील बख्श किसको कहा जाता है और हातिम किसको कहा जाता है, तो ये आपके कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। अब कुतुबुद्दीन ऐबक ने और क्या क्या किया, क्योंकि ये तो हो गया उनको टाइटल क्या क्या मिले थे, फाउंडर हो गए स्लेव डायनेस्टी के, बट उनका टाइम पीरियड हमने पढ़ लिया, उन्होंने क्या क्या किया है। अब हम चलते हैं उसकी तरफ कि उन्होंने क्या क्या किया है। तो देखो, सबसे पहले अगर हम समझें तो जो कुतुब मीनार है हमारी, कुतुब मीनार सबने देखी होगी, इटली, इटली में नहीं देखी तो ये देख लो, ये रही कुतुब मीनार। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है कि कुतुब मीनार, कुतुब मीनार हमारी एक ऐसी मीनार है जिसमें 5 मीनारें हैं, कभी जाओ तो गिनना। ठीक है, 5 मीनारें हैं, जबकि 5 नहीं थी पहले, सिर्फ इसमें 4 मीनारें थी। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की स्टार्टिंग कराई थी, और इन्होंने जब तक ये जिंदा रहे तब तक सिर्फ एक मीनार यानी कि नीचे का हिस्सा बन पाया था सिर्फ, उसके बाद इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने और क्या क्या किया है, तो इसके अलावा इन्होंने जो है फर्स्ट आपकी मस्जिद बनवाई थी जिसका नाम था क्वात उल इस्लाम, दिल्ली में है आपकी। ठीक है, उसके बाद 2.5 दिन का झोपड़ा भी बनवाया इन्होंने अजमेर में, ये भी आपकी मस्जिद ही है, कि कोई झोपड़ा नहीं है अगर कोई पूछे रहे। ठीक है, ये 2.5 दिन का झोपड़ा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको सिर्फ 2.5 दिन में बना के तैयार कर दिया गया था। तो ये है इनकी 2 बिल्डिंग्स। ठीक है, जो इन्होंने मतलब मस्जिदें जो इन्होंने बनवाई है, इन्होंने अपने कार्य काम किया है, क्या करने के लिए, इस्लाम को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि धर्म को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के लिए, जो इनके मालिक इनसे कह के गए थे उसको करने के लिए इन्होंने यही काम किया। ठीक है, अब बात आती है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने ये सब काम कर दिया। 1210 में इनके साथ एक हादसा होता है, वो हादसा क्या होता है, वो हादसा समझाता हूँ आपको। वो हादसा होता है कि ये जैसे हमारा पोलो होता है ना, कि घोड़े पे बैठ के हम हॉकी से और डंडी से बॉल्स को मार मार के खेलते हैं, उसी तरीके से इनको खेलने का बहुत शौक था, यानी कि स्पोर्ट्स के शौकीन थे ये। तो ये एक चोंगो खेल रहे थे, उसको पोलो ही कहा जाता है, उस टाइम चोंगो कहा जाता था। तो खेलते टाइम जब ये घोड़े से मारने, घोड़े को रोक के मारने के लिए, तो घोड़ा एकदम ही तेज हो गया और ये धक दे ही नीचे गिर गया। वहाँ पे इनके सर में बहुत सारी चोट आ गई और जिससे रिकवर नहीं कर पाए और इनकी डेथ हो गई। तो इसी तरीके से 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक मर जाते हैं। तो इनका कार्यकाल सिर्फ 4 साल आपका रहा, 1206 से 1210। अब 1210 के बाद जो है इल्तुतमिश आते हैं। इल्तुतमिश कौन थे, ये स्लेव थे कुतुबुद्दीन ऐबक के, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने इनको गवर्नर बनाया था बदायूं का। ठीक है, कहाँ का गवर्नर बनाया था ये याद रखना, अगर पूछ लेते हैं, इससे पूछा नहीं जाता है, सिर्फ स्टोरी है जो आपको याद रखनी है। तो बदायूं का गवर्नर बनाया था। अब इल्तुतमिश आते हैं, लेकिन इल्तुतमिश अभी राज नहीं करते, क्यों, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक की जब मौत होती है तो उनके बाद उनका बेटा आता है जिसका नाम होता है आलाम। ठीक है, क्या होता है, आलम, या आराम कह सकते हो ना, आराम शाह, ये आता है।
तो जब ये आता है आपका, तो ये राज करता है। तो जैसे इसका नाम है आराम शाह, उसी तरीके से इसको आराम करना पसंद पसंद था। तो इल्तुतमिश ने कहा ये स्लेव डायनेस्टी है, यानी कि इसमें सिर्फ गुलाम राज करते हैं, तो इसका राज करने का मतलब ही नहीं होता। इल्तुतमिश आराम शाह को मार देता है और खुद सुल्तान की गद्दी पे बैठ जाता है। अब आता है रूलर आपका सेकंड स्लेव डायनेस्टी के अंदर इल्तुतमिश। अब इल्तुतमिश आपका कब से कब तक रहा, हमें ये जानना है। तो इल्तुतमिश की बात करें तो इल्तुतमिश रहा है आपका 1211 से लेके 1236 तक, ठीक है। अब इल्तुतमिश के बारे में हमें बातें बहुत सारी जानने में है, क्योंकि असल में मेन खेल तो यहाँ से स्टार्ट होगा हमारा। तो इसकी बात करें तो ये क्या है, तो इसी को कहा जाता है रियल फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। या क्वेश्चन आता है कि फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी कुतुबुद्दीन ऐबक, बट एक्चुअल फाउंडर और रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत या स्लेव डायनेस्टी किसको कहा जाता है, वो है आपका इल्तुतमिश। क्यों? क्योंकि इल्तुतमिश ही वो है जिसने धर्म को बहुत, ऐबक तो एक धर्म का फॉर्मेट बना के चले गए थे, बट इल्तुतमिश ने उसको अप्लाई किया, उसको अच्छे से संभाला। तो इसलिए इल्तुतमिश को ही कहा जाता है रियल फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। अब आती है कि स्लेव डायनेस्टी का पहला सुल्तान किसको कहा जाता है, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान किसे कहा जाता है, तो वो भी इल्तुतमिश ही है। क्यों? क्योंकि ऐबक जो है उन्होंने कभी भी सुल्तान अपना टाइटल माना ही नहीं, ना ही सुल्तान की गद्दी में वो कभी बैठे। वो कहते थे मैं गुलाम हूँ, इसके मालिक जो है मेरे मोहम्मद गोरी ही है। तो उन्होंने हमेशा सिपरा जहां के टाइटल पे राज किया ऐबक ने, ठीक है। लेकिन इसने क्या कहा, मैं सुल्तान हूँ। इल्तुतमिश ने सुल्तान की तरह राज किया। तो पहला सुल्तान इल्तुतमिश को कहा जाता है। देख लीजिए ये उनका फोटो है, ठीक है। और यही वो इंसान है जिसने कैपिटल लाहौर से दिल्ली शिफ्ट की, यानी कि दिल्ली सल्तनत अब आई है दिल्ली। लेकिन कब शिफ्ट की, कोई पूछे तो 1230 में इन्होंने शिफ्ट की है कैपिटल अपनी, ठीक है। इल्तुतमिश ही ये वो है जिसने दिल्ली सल्तनत में या सबसे पहले करेंसी स्टार्ट की। कौन कौन से दो कॉइन स्टार्ट किए उन्होंने, टनका जो सिल्वर कॉइन था और जीटा आपका कॉपर कॉइन था, ठीक है। कई जगह जीता लिखा होता है, कई जगह जिंदा लिखा होता है, उससे कोई नहीं, आप सिर्फ याद रखें कॉपर कॉइन, ठीक है। दो कॉइन स्टार्ट इन्होंने किए। अब उसके बाद आती है इल्तुतमिश के बारे में हमने चीज़ें पढ़ ली, और उसके अलावा क्या क्या पढ़ना है। तो देखो अब इल्तुतमिश के बारे में और क्या क्या पढ़ना है। तो इल्तुतमिश ही वो सुल्तान है जिसको स्लेव्स ऑफ स्लेव्स कहा जाता है, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का स्लेव और इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का स्लेव, इसलिए इनको स्लेव ऑफ स्लेव्स कहा जाता है। दूसरी चीज़ ये आती है कि इल्तुतमिश को ये लगा कि जिस तरीके से मैं गुलाम था और मैंने यहाँ तो मार दिया, तो हो सकता है और गुलाम जो मेरे हैं वो मुझे मार दे। तो उसके लिए इन्होंने क्या काम किया, अपने 100 स्लेव्स में से 40 मोस्ट ट्रस्टेबल स्लेव्स को लिया और उनको एक साथ रख के उनका एक ग्रुप बनाया, जिसको कहा, क्या कहा, चलिंगा, ठीक है। 40 लोग थे तो चलिंगा, ठीक है, इसको टाइटल दिया गया, ठीक है, स्लेव्स के ग्रुप को। और ये स्लेव्स का ग्रुप कितना वफादार था, इल्तुतमिश ने कह दिया मार दो तो मार दो, क्या मारना है, कैसे मारना है, क्यों मारना है, कुछ नहीं, सिर्फ मार दिया तो मार दिया, ठीक है। इल्तुतमिश के टाइम में एक बैटल हुई जिसको कहते हैं बैटल ऑफ तराना थर्ड। याद रखना, बहुत से लोग कहते हैं पहला दूसरा तो मैंने पढ़ा है पृथ्वीराज चौहान, थर्ड भी इन्होंने लड़ा, पर नहीं, थर्ड हुई है बैटल ऑफ तराना। किस किस के, यदारूज और इल्तुतमिश। ये कौन थे, ये आपके एक और स्लेव थे मोहम्मद गौरी के, ठीक है। इनके बीच में बैटल होती है और इल्तुतमिश जीत जाते हैं, ठीक है। क्योंकि ये भी आता है कि मैं राज करूंगा, क्योंकि मैं भी स्लेव हूँ। तो ये इल्तुतमिश कैसे बैठ गया, राज तो मेरा आना चाहिए। तो ये यहाँ हार जाते हैं। ये बैटल ऑफ थर्ड तराना है, कब हुई थी, 1215 में। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ स्टोरी के लिए याद रखने की चीज़ है, ठीक। क्या क्या याद रखना, स्लेव्स ऑफ स्लेव्स थे इल्तुतमिश, कैपिटल दिल्ली शिफ्ट की थी, 40 स्लेवों का एक ग्रुप बनाया था, ठीक है। बैटल ऑफ तराना हो गई, तो कॉइन स्टार्ट की थी, ये याद हो गई। अब एक चीज़ और याद रखनी है, इन्हीं के टाइम में एक फेमस मुगल था जिसका नाम था चंगेज खान, ठीक है। समझ रहे हैं ना आप, कौन था आपका चंगेज खान, ठीक है। तो चंगेज खान का एंटर होता है, इन्वेजन होता है यहाँ पे इल्तुतमिश के टाइम में। लेकिन ये बहुत दिमाग से इंडिया को सेव करता है, क्योंकि चंगेज खान के बारे में एक बात कही जाती है कि जिस देश में चंगेज खान गया वहाँ की आबादी उसने आधी कर दी है, ठीक है। तो होता क्या है, चंगेज खान के भाई को एक
आदमी मार देता है और वो सब में भागता है, वो कोई नहीं, इंडिया में उसको इल्तुतमिश पढ़ा दे देते हैं। जब चंगेज़ खान उसको पैगाम भेजता है कि अब तैयार हो जाओ अपने बढ़ने के लिए और अपने भारत हिंदुस्तान को ख़त्म करने में आ रहा हूँ, तो तब इल्तुतमिश बहुत सोचते हैं और फिर कहते हैं सर हमने इनको पकड़ा नहीं, हमने उसको पनाह नहीं दी है, हमने इसको कैद कर लिया है, आप कहें तो इसकी गर्दन काट के आपके पास भेज दें, नहीं तो आप आइए और मार दीजिए। चंगेज़ खान ने कहा हमारा दुश्मन है, हम मारेंगे। चंगेज़ खान यहाँ सिंध के रास्ते पर आया, यहाँ ये लेके इसको उसको गए, इन्होंने गर्दन काटी और वापस लौट गए। इस तरीके से चंगेज़ खान से हिंदुस्तान को इल्तुतमिश ने सेव किया। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट हो गई। अब इसके बाद और क्या कहें, अगर इसके बाद इल्तुतमिश के बारे में एक चीज़ और जानी जाए तो फादर ऑफ टॉम, ठीक है, फादर ऑफ टॉम भी आपके इल्तुतमिश को ही कहा जाता है। इल्तुतमिश वो था जिसने अपने मरने से पहले ही अपनी कब्र खुदवा के रखी थी। ठीक है, उसकी कब्र भी कहाँ है आपको पता चलेगा, भी बताएंगे। अब चलो, ये हो गई अपने किस किस के बारे में बात पढ़ ली हमने, इल्तुतमिश और उसके बाद अब इल्तुतमिश के 4 बेटे और एक बेटी थी। ठीक है, 4 बेटे और एक बेटी थी। तो इल्तुतमिश एक बार एक युद्ध लड़ने गए आपके, ठीक है, और वहाँ पे ये हारने लगे। अब जब ये हारने लगे, ठीक है, देखो सबसे पहले तो यार अगर सेशन अच्छा लग रहा हो, सब कुछ समझ में आ रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, तो बात करते हैं जब ये वहाँ पे गए, क्योंकि अब हमें रजिया सुल्तान के बारे में स्टार्ट करनी है। तो जब ये वहाँ पे गए, वहाँ हारने लगे, तो अब बेटों को लगा कि हम चलते हैं और हम वहाँ जीतेंगे, और जब जीतेंगे जो सबसे ज़्यादा बहादुरी दिखाएगा पिताजी उसे गद्दी सौंप देंगे। ये पहुँचे चारों के चारों, देखा तो चारों के चारों भी पिट रहे हैं, ये युद्ध चल रहा है यहाँ पे, ये युद्ध चल रहा है ना। ये आए चारों के चारों और ये चारों भी पिटने लगे, धूधा 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 पिटने लगे। अब बाप कह रहा है मैं तुम्हें संभालूं या खुद को संभालूं, तो वैसे युद्ध में नहीं था। जब ये बात रजिया सुल्तान के कानों में पहुंची तो रजिया सुल्तान ने पहने लड़कों के कपड़े और चली गई युद्ध में, और युद्ध में इस तरीके से गई कि सारा युद्ध अपने फेवर में कर लिया। अब सब लोग सोच रहे हैं कि ये लड़का कौन है, लेकिन बाप तो बाप है, बाप तो पहचान गया कि लड़का नहीं है तो मेरी लड़की है। उससे बहुत इम्प्रेस हुए, वापस लौटे, अगले दिन सभा बुलाई और सब कहते हैं सबसे कि मैंने अपना उत्तरदायी ढूंढ लिया है। वो कहते सबसे जनता, सब बच्चे अपने कोलर वोलर तान के खड़े हुए कि मेरा नाम बोला जाएगा, मेरा नाम बोला जाएगा। तो बोलते हैं आपका अगला सुल्तान होगा रजिया, मेरी बेटी। जनता ने भी मान लिया, जनता ने उस दिन से ही कहना स्टार्ट कर दिया रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान। इस तरीके से रजिया सुल्तान। अब रजिया सुल्तान के बारे में हम पढ़ना शुरू करते हैं। रजिया सुल्तान से पहले हमें ये चीज़ जान लेनी चाहिए कि आज तक भारत में सिर्फ 3 लेडीज ने रूल किया है। सबसे पहले रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की, या कह सकते हैं हिस्ट्री में आपकी पहली और आखिरी वुमेन सुल्तान सिर्फ और सिर्फ रजिया सुल्तान थी। सेकंड फिर इंडिया का किसी ने रूल किया तो वो इंदिरा गांधी है आपकी। ठीक है, ये आपकी 2 लेडी हो गई है। ठीक है, यानी कि अगर हम देखें तो भारत हमारा ज़्यादातर मैन रूल्स पे चलता आया है। अब बात करते हैं रजिया सुल्तान के बारे में। तो रजिया सुल्तान का रूल्स की बात करें तो इन्होंने सिर्फ 4 साल तक रूल किया है। क्यों? 1236 से लेकर 1240 तक। इसके बीच में क्या होता है, जब उनके पापा मरते हैं 1236 में, जब 1236 में उनकी डेथ होती है, तो उसके बाद क्या होता है, इनका भाई होता है यानी कि इल्तुतमिश का बड़ा बेटा मोहम्मद शाह, वो बैठ जाके गद्दी पे बैठ जाता है। तो रजिया सुल्तान जो थी, रजिया सुल्तान अपना हक लेना जानती थी, ये चाहती है अपनी प्रजा से, कहती है भाई आप, तो प्रजा कहती है हम तो आपको सुल्तान करना चाहते हैं। तो इन्होंने क्या काम किया, गई अपने ब्रदर को मार दिया और गद्दी पे बैठ गई। रजिया सुल्तान इतनी पावर थी कि किसी को भी उनका रूल करना पसंद नहीं था कि अब हमें एक औरत के आगे झुकना पड़ेगा, लेकिन कोई कुछ कर सकता नहीं था क्योंकि बहुत पावरफुल थी। तो क्या हुआ, ये भी जानती थी। उन्होंने सबसे पहले काम क्या किया, पूरी की पूरी जो सभा थी उसको चेंज कर दिया अपने वफादार लोगों से। तो इन्होंने सबको चेंज कर दिया। फिर इन्होंने अपने 2 वफादार यानी कि इनके हम उम्र के लोगों को इन्होंने अपने उसमें स्टार्ट किया। अब क्या क्या किया उन्होंने, अब उसको हम बताते हैं कि इन्होंने क्या क्या उनके नाम रखे और क्या क्या उनको क्या किया। तो इन्होंने 2 इंसान को रखा। पहला इन्होंने रखा आपका अतिगिन, ठीक है। दूसरा रखा इन्होंने अतोनिया, ठीक है। दोनों को गवर्नर बनाया। अतिगिन को गवर्नर बनाया बदायूं का, और
अतुनिया को बनाया बड़ौदा का। ठीक है, इन्हीं का एक शाही घोड़े का देखभाल और नहलाने वहलाने वाला था, जिसका नाम था याकूत। क्या नाम था? याकूत। और याकूत के अंदर एक बात थी, जब भी रजिया सुल्तान घोड़े पे बैठती थी, याकूत सबसे पहले पैरों पे झुकता था, घुटने में उनका पैर रखवाता था, और उसके बाद दूसरा उनका पैर हाथ में रखवाता था और फिर घोड़े पे बिठाता था। अब लड़की है भाई, इतना सम्मान कोई लड़का देगा तो क्या करेगी? मोहब्बत हो गई रजिया सुल्तान को याकूत से, मोहब्बत हो गई, दिल्ली सल्तनत में फैल गया सब में कि भाई मोहब्बत है, मोहब्बत है। इससे प्रजा गुस्सा हो गई, प्रजा गुस्सा हो गई। अब आते हैं यहाँ पे खलनायक की एंट्री होती है। खलनायक कौन है आपका? इतोनिया। क्योंकि इतोनिया भैया साथ के थे, बचपन से मोहब्बत करते थे, बता पा नहीं पाए, तो बते इतोनिया ने क्या काम करा, बगावत छेड़ दी कि अपना बदरिया जो बदायूं जो है, बदायूं नहीं, कहाँ के वो थे ये आपके गवर्नर बड़ौदा के, कि अब ये इंडिपेंडेंट रूल करूंगा। चली गई भैया रजिया सुल्तान बनाने। अब जब दुनिया को पता चला कि रजिया सुल्तान आ रही है, गए तो याकूत को देख के आंखों में खून खुल रहा, खोल दिया खंजर, खत्म कर दी। ये बात पहुंच गई दिल्ली सल्तनत यानी कि रजिया सुल्तान के दूसरे भाई को। उनका नाम क्या था? तो दूसरे भाई को खबर पहुंची आपके, जिनका नाम था, क्या नाम था बताइए? नहीं पता? बताते हैं। तो इनके भाई को खबर पहुंची जब, अब इनके भाई को खबर पहुंची, चलो भाई हमने मान लिया इनके भाई को भी खबर पहुंच गई। इनके भाई के पास खबर पहुंची, उन्होंने कहा अब हम करेंगे राज यहाँ पे, अब हम करते हैं यहाँ पे राज। ठीक है, तो इनके भाई का नाम था बैरम शाह। क्या नाम था? बैरम शाह। तो बैरम शाह जो है गद्दी पे बैठ गए। अब दुनिया ने क्या काम किया, रजिया को दिए दो ऑफर कि या तो दिल्ली सल्तनत मुझे दे दो, रजिया कहती दूसरा ऑफर बताओ, ये तो दूंगी नहीं, मुझसे शादी कर लो। तो रजिया सुल्तान भी चला थी कि याकूत तो बचा नहीं, इसी से कर लेती हूँ। रजिया सुल्तान ने कर लिया दुनिया से शादी। अब ये बात पहुंची बहरम खा के कानून। अब बहरम खा कहता है यार मार तो देगी आ गई तो इसने क्या काम करा, जो वो 40 वफादार लोग थे, इनको इसने अपने पहले एंटर में कर लिया था, क्योंकि उनको भी पसंद नहीं था किसी औरत के सामने दिन रात सजदा करना और सर झुकाना। चलो भाई, तो इन्होंने क्या काम करा, भेज दिया दोनों के, वही मौत हो गई। बैरम शाह बैरम अपना वहाँ राज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ इस तरीके से 1240 में रजिया सुल्तान की कहानी भी खत्म हुई। रजिया सुल्तान के बारे में दो तीन चीज़ें आपको और जाननी है। क्या है कि रजिया सुल्तान ने भी दो कॉइन स्टार्ट किए थे। क्या क्या नाम थे? क्यूबा और क्यूला। क्यूबा आपका ब्राज़ील कॉइन था और ये आपका कॉपर कॉइन था। टाइटल मिले थे इनको न्याय की रानी, इल्तुतमिश की बेटी और दिल्ली सल्तनत की महारानी, ये इनको टाइटल मिले थे। ठीक है, और अब बात चलते हैं लास्ट रूलर की, दिल्ली से उसके स्लेव डायनेस्टी की सबसे इम्पोर्टेंट रूलर की। उसका नाम है बलबन। कब तक राज किया है? 1265 से 1288 तक। इनका पूरा नाम पूछे तो गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन दिल्ली सल्तनत के स्लेव डायनेस्टी का सबसे पावरफुल रूल सुल्तान रहा है। क्यों? अब इसके बारे में बात थी। इसने सबसे पहले एक पॉलिसी स्टार्ट की थी, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। ठीक है, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी यानी कि खून की नदियां बहाई है इसने, बहुत ज़्यादा खून की नदियां बहाई है, किसी चीज़ से इसे फर्क नहीं पड़ा क्या है क्या नहीं। क्योंकि बैरम शाह ने देखा, वो बलबन ने देखा कि दिल्ली सल्तनत के जो भी स्लेव डायनेस्टी है उनकी कोई इज्जत ही नहीं करता है, कोई सुल्तान ही नहीं मानता है उनको सब। तो इसने एक पॉलिसी स्टार्ट की ब्लड एंड आयरन पॉलिसी डराने के लिए। दूसरा उसने स्टार्ट किया सजदा और प्याबस। क्या स्टार्ट किया? सजदा और प्यायबस। सजदा यानी कि जब भी गेट पे कोई आएगा पैरों पे झुकेगा और सलाम करेगा। ठीक है, पाइबस क्या था? मेरे और अंदर आएगा पूरा लेट के पैर छूमेगा। ये उसने स्टार्ट किया सुल्तान का सम्मान देने के लिए। ये आपका काफी टाइम तक चलता रहा, बहुत जाके आखिर में कहा किसने खत्म किया? औरंगजेब ने, यानी कि समझे औरंगजेब तक, क्योंकि औरंगजेब ने कहा अगर झुकना है तो अल्लाह के सामने, नहीं तो किसी के सामने नहीं झुकना है। तो ये पॉलिसी स्टार्ट की भी सुल्तान था, सबको पसंद आ रहा था, ये चल रहा था। तो ब्लड एंड आयरन पॉलिसी स्टार्ट की, ये स्टार्ट की। इसने ही एक फेस्टिवल स्टार्ट किया जिसका नाम था नजरो, ठीक है, नवरोज फेस्टिवल।
फेस्टिवल बिजनेस स्टार्ट किया। इसने एक क्वाइन स्टार्ट किया जो अपने ही नाम पे जिसने रखना, जिसका नाम रखा बलबली क्वाइन। ठीक है। उसके बाद इसने दो एक और इम्पोर्टेंट काम किए, क्या, एक तो दीवाने इरज बनाया और एक दीवाने बराइट बनाया। यानी कि जो ये था दीवाने बराइट, ये आपका स्पाई सिस्टम यानी कि खुफिया जासूस का इसने सिस्टम स्टार्ट किया, और दीवान ई अराज यानी कि मिलिट्री का डेवलपमेंट किया इसने अपने रूल्स करने के लिए। ठीक है, बहुत पावरफुल रूलर रहा है अपना। ठीक है, और ग्यासुद्दीन, पहले बात आती है ग्यासुद्दीन बलबन है कौन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये आती है। तो ग्यासुद्दीन बलबन आपका वो 40 याद है ना, चलिंगा याद है ना, ये इनका सबसे खतरनाक कट्टर स्लेव था। तो वो बना यहाँ रजिया सुल्तान और वैरम शाह को मार के रूल करने वाला बलबन। ठीक। अब बलबन को लगा सबसे पहले कि जिस तरीके से मैंने मार के किया तो हो सकता है ये 40 लोग भी मुझे मारे। तो इन 40 लोगों को इसने क्या किया, अलग अलग जगह भेजा आक्रमण करने के लिए, और पीछे सेना भेज दी। सब 40 के जो 39 बचे सबको इसने मरवा दिया, क्या मुझे मारने वाला कोई है नहीं। ठीक, तो ये इसने स्टार्ट किया। अब क्या होता है, उसके बाद इसका एक लड़का होता है, उसको एक बार युद्ध के लिए भेजता है। वहाँ पे क्या होता है, इसका बेटा जीत तो जाता है, बट जीत के वीर गति प्राप्त हो जाते हैं, यानी कि मर जाता है। ये सदमा बलबन बर्दाश्त नहीं कर पाता है और इसके सदमे में बलबन भी मर जाता है। ठीक है। अब आती है, ये बात समझ में आ गई। तो उसके बाद रूल किस किया, तो इनके बाद रूल किया केकुबाद ने। ठीक है। अब केकुबाद कौन था, तो केकुबाद इसके बेटे का बेटा था, है ना, यानी कि ये इसके दादा थे। और इन्होंने उसको इतना स्ट्रिक्टली पाला था कि उसको कुछ नहीं ये करके, तो जो इंसान सबसे ज़्यादा पाबंदियों में रहता है जब वो बाहर निकलता है तो सारे ऐश आराम करता है। तो इसी तरीके से जब ये सब दोनों मरे और केकुबाद आपका आया, तो उसने सारे ही शौक पूरे किए, यानी कि दारू पीना, डांस देखना, ये सब कुछ उसने किया। तो ये ज़्यादा टाइम तक नहीं रहा, 2-3 साल में इसको ये मर गया या मार दिया गया। उसके बाद बेटा, यानी कि अगर पूछे स्लेव डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन था, तो वो था आपका कैमुक। पढ़ते हैं आगे कौन था, देखिए। तो लास्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टीज कैमुक, किल्ड बाय जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, यानी कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, यानी कि इनका जो स्लेव था उसके द्वारा इसको मार दिया गया। और ये छोटा 3 साल का बच्चा था। ठीक है। और ये किसका बेटा था, ये केकुबाद का बेटा था, यानी कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। यानी कि अब आप समझ सकते हैं कि अब इन स्टार्ट हो गई है आपकी खिलजी डायनेस्टी। यानी कि खिलजी डायनेस्टी का टाइम पीरियड हमने पढ़ा था, क्या था, क्या था बताइए, 1320, 1290 से 1320 तक इनका टाइम पीरियड चलेगा। अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे खिलजी डायनेस्टी। अगली क्लास में हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस। मिलते हैं फिर, बाय बाय।